टूटता हुआ नजर आता है, और जब बेटा मेरा सपना टूटता हुआ नजर आता है तो आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। क्षमा करना मेरे बेटे, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करती हूं कि अगर कभी भी जन्म हो दोबारा तो इस भारत भूमि पर हो और मेरी कोख से भगत सिंह जैसा लाल आए। भगत सिंह महारानी की बेटी मुख्यमंत्री बन सकती है, महाराज घराने की पुत्रवधू मुख्यमंत्री बन सकती है, तो विधायक सांसद क्या है? एक शहीद की बेटी राजस्थान की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती क्या? बन सकती है। मैं 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आया। 1000 किलोमीटर की यात्रा करके मैं सूरतगढ़ पहुंचा। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो आपको चुप रहना पड़ेगा, और अगर आप बात करना चाहते हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ। कार्यक्रम हो चुका है, मेरी आपको बधाई। फैसला आपको करना है। हाथ खड़ा करके मुझे वचन दो कि इस पंडाल में जो जहां खड़ा है वो वहां बैठ जाएगा, जो जहां बैठा है वो खामोशी से सुनेगा, क्योंकि ये कोई तमाशा नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। हम इन मालाएं पहनने के लिए नहीं आए हैं। हमने तो अपनी गाड़ियों के तेल का खर्चा भी नहीं लिया है, और इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाली जो देवी है पूजा, वो तो पुत्री समान है, बेटी से तो कुछ वैसे भी नहीं लिया जाता है। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि जब तक मैं अपनी बात को पूरा करूं, मैं आपसे ये वादा चाहता हूं, और अगर मेरी बात को आप सुनना नहीं चाहते हैं तो आप अपने जा सकते हैं। मैं कभी सूरतगढ़ में चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे चाहिए तो एक शिद्दत के साथ एक संकल्प चाहिए जो उस अमर शहीद के सपनों को साकार करेगा। मुझे वो संकल्प चाहिए। उपस्थित तमाम महानुभाव, हमारे बीच में तमाम संत महापुरुष बैठे हैं। मैं सभी को सम्मान देते हुए, इस मंच को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आप सबसे मुखातिब होना चाहता हूं। दो पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। पूजा भारत, पूजा के लिए दो पंक्ति समर्पित कर रहा हूं कि गैर परों पर उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है। जो दूसरे के परों पर, गैर परों, मेरी बात को समझना, गैर परों पर उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है। आसमान तक वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। मेरे दोस्तों, दो चार पॉइंट मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। इस मंच से तमाम वक्ताओं का सम्मान करते हुए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।
सूरजगढ़ की ये वो धरती है जो आंदोलन की धरती है। राजस्थान की पवित्र माटी को नमन करते हुए जो महाराणा प्रताप की धरती है, जो तमाम वीरांगनाओं की धरती है, जो श्रद्धा विश्वास और आस्था की धरती है, जो संकल्प की धरती है, जो जौहर की धरती है, जिसने तमाम मुगलिया सल्तनत के दांत खट्टे कर दिए, उन वीरांगनाओं और उन बहादुर माओं के सपूतों के मैं निवेदन करना चाहता हूं। और आज की मेरी बात को भाषण ना समझा जाए, इसे कोई तकरीर और प्रवचन ना समझा जाए, लेकिन ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस मंच से उठे हैं और सूरजगढ़ की धरती से उठे हुए ये मुद्दे, मेरा विश्वास है अगर आप सबका साथ रहा तो ये देश के मुद्दे बन जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं और निवेदन ये कि इस मंच से तमाम बोलने वाले विद्वान प्रवक्ताओं ने ये कहा कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। मैं गंभीर बात करना चाहता हूं कि सब विद्वत्तजन यहाँ उपस्थित हैं। सूरजगढ़ के विद्वान प्रवक्ता, सूरजगढ़ के विद्वान समाज सेवी, सूरजगढ़ के विद्वान और तमाम त्यागी तपस्वी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मंच से कहा गया कि हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक बात क्यों नहीं करना चाहता। सवाल खड़ा करता हूं, मैं किसी की बात का, किसी के विचार का खंडन नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल खड़ा करता हूं कि अगर हम ये कहते हैं कि हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, इसका मतलब है कि हम झूठ बोलते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम राजनीतिक विषय से दूर रहना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हम सच्चाई का सामना करने से डरते हैं। अगर हम राजनीति नहीं करना चाहेंगे तो माफ करना, राष्ट्र जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में जाने से हम रोक नहीं सकते हैं। अगर राष्ट्र को सही दिशा में ले जाना है तो हमें राजनीति करनी पड़ेगी, हमें राजनीति करनी पड़ेगी। लेकिन कैसी राजनीति मेरे मित्रों? राजनीति तोड़ने की नहीं करनी है, राजनीति जोड़ने की करनी है। लेकिन राजनीति करनी है क्यों? एक सवाल खड़ा करता हूं, गांव में राजनीति, शहर में राजनीति, घर के भीतर राजनीति, सड़क पे राजनीति, नाई की दुकान पे राजनीति, चाय की दुकान पे राजनीति, होटल में राजनीति, और माफ करना आश्रम में राजनीति, माफ करना मंदिर में राजनीति, माफ करना मस्जिद में राजनीति, खानका में राजनीति, मजारों में राजनीति, स्कूल में राजनीति, डिग्री कॉलेज में राजनीति। राजनीति से बचा हुआ कोई क्षेत्र नहीं है। तो अगर इस देश को बदलना है तो राजनीति करनी पड़ेगी। लेकिन वो राजनीति जो प्रेम की राजनीति हो, वो राजनीति जिसमें जाति और धर्म का भेदभाव ना हो, वो राजनीति जो इस देश को ताकतवर बनाना चाहती हो, वो राजनीति जिस राजनीति का संकल्प महात्मा गांधी ने लिया था, वो राजनीति जिसको आत्मसात करते हुए बंगाल से सुभाष चंद्र बोस ने आवाज दी थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो राजनीति, वो राजनीति, वो राजनीति। जब 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी का हुक्म हुआ, मुझे जब पूजा भारती ने निवेदन किया कि आपको मेरे पिताजी स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहती हूं, आप यकीन मानना मैंने मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने बताया कि अनशन करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था और वो शहीद हैं, तो मैंने कहा शहीदों की स्मृति में यदि कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो सूरजगढ़ में नहीं, सिंगापुर में भी होगा, तब भी मैं आऊंगा। मेरे दोस्तों, मैंने आने का संकल्प लिया, आने का वचन दिया, और यकीन करना मेरा आना संभव नहीं था। कई ऐसे कार्यक्रम थे, कई ऐसी बातें थी जो मुझे यहां आने से रोक रही थी, और मैं ईश्वर को साक्षी रख के कहना चाहता हूं कि सुबह से मैंने अपना फोन ऑफ कर रखा है, वरना इतने दबाव करके मैं यहां ना आऊं। लेकिन मैंने वचन दिया था पूजा को
मैंने आज यहाँ करके वो वचन दिया। मैं बताना चाहता हूं ये शहीदों की याद में प्रोग्राम करना बहुत आसान है। मेरी बातें कड़वी होती है मेरे मित्रों, लेकिन सच्ची होती है। शहीदों के चित्रों पे फूल चढ़ाना आसान है, शहीदों की याद में गीत गाना आसान है, शहीदों की याद में फूल चढ़ाना आसान है, शहीदों की याद में तमाम यात्राएं करना आसान है, लेकिन शहीद होना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। जरा सोच के देखो, 23 साल की उम्र में जब भगत सिंह को फांसी का हुक्म हुआ तो सुबह उसकी मौत का समय आने वाला है और शाम को उसकी मां उससे मिलने आती है। मां की आंखों में आंसू। भगत सिंह कहता है कि मां तेरी आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते, तू भगत सिंह की मां है, तेरा बेटा किसी गुनाह की सजा नहीं पा रहा है, तेरा बेटा भरी जवानी में अपने प्राणों को इस मातृभूमि के लिए नौशावर कर रहा है। ये प्रसंग मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि शहीद कैसे हुआ जाता है। और यहां जितने युवा साथी बैठे हैं, मंच में जो लोग उपस्थित हैं, मेरे दाएं बाएं जितने लोग बैठे हैं, अगर किसी को यह पता चल जाए कि 1 महीने बाद तू मर जाएगा तो वो 1 महीने का इंतजार नहीं करता, जिस दिन उसे पता चलता उसी दिन से मरना शुरू कर देता है। उसकी भूख प्यास मिट जाती है। सोचो, भगत सिंह को पता था कि सूरज तो दुनिया से चला जाएगा। 23 साल की उम्र का जवान, जरा सोच के देखना उस सफर पे जाना कि भगत सिंह की मनोदशा उस वक्त क्या होगी। भगत सिंह अपनी मां की आंखों में आंसू देख के कहता है कि मां तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तो मां कहती है बेटा जब तू पैदा हुआ था तो मैंने एक सपना देखा था, और वो सपना ये था कि तू बड़ा होगा, घोड़ी पे चढ़ेगा, मेरे लिए बहू लाएगा। सोचती हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में कल चला जाएगा तो मुझे मेरा सपना टूटता हुआ नजर आता है, और जब बेटा मेरा सपना टूटता हुआ नजर आता है तो आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। क्षमा करना मेरे बेटे, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करती हूं कि अगर कभी भी जन्म हो दोबारा तो इस भारत भूमि पर हो और मेरी कोख से भगत सिंह जैसा लाल आए। भगत सिंह का जवाब सुनो। पूरे देश के युवाओं को मैसेज है उन नेताओं को जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए देश के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। मैसेज है उन तमाम लोगों को जो देशभक्ति के नाम पर राजनीति करते हैं, और मैसेज है उन युवाओं को जो जाति और धर्म के नाम पे भारत माता को खंड खंड करना चाहते हैं। भगत सिंह का जवाब, भगत सिंह अपनी मां से कहता है कि तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, कि तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा। ये भगत सिंह है, ये है शहादत। अब मैं सवाल खड़ा करता हूं कि जिस समय छाबड़ा जी अनशन कर रहे थे, जिस वक्त
गुरशरण छाबड़ा अनशन कर रहे थे, इस राज्य की सरकार को, शासन को, प्रशासन को, जनता को मालूम था कि एक एक दिन करके मौत के निकट जा रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचते हो सिर्फ जनता जानती थी, शासन और प्रशासन जानता था? वो नहीं जानते थे, वो भी जानते थे कि तेरा वो समय आ गया है, वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। जिस मिट्टी के लिए, जिस मिट्टी से तेरा जन्म हुआ है, अब अपने आप को उस मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा और अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्तों कि जो शहीद होता है, भगवान हमने देखा नहीं है लेकिन हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन शहीदों को हमने देखा है। अगर भगवान के बाद किसी की पूजा करने का अधिकार मुझे दिया जाए तो मैं शहीदों को पूजने का काम करूंगा। अब सवाल उठता है कि ये जो नशाबंदी का आंदोलन है, इन्होंने संकल्प लिया, अपने प्राणों को न्यौछावर किया, तो कोई तो चलाता। मेरे मित्रों, मैं गुरशरण छाबड़ा जी से कभी नहीं मिला, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लेकिन मेरे दोस्तों, जिस तरह फूल को देख करके बगीचे का पता चल जाता है, शिष्य को देख के गुरु का पता चल जाता है, औलाद को देख के माँ बाप का पता चल जाता है, ऐसे ही मैंने पूजा को जब देखा तो मुझे उसके संस्कारों से, उसकी संस्कृति से, उसके माता पिता का पता चला। धन्य है वो माँ जिसने पूजा जैसी बेटी को जन्म दिया। और मेरा एक मित्र रात मुझसे कह रहा था, मैंने कहा कि पूजा छाबड़ा के पिता की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में आया हूं। उन्होंने कहा नहीं गुरु जी, आपको गलत पता है, आपको जानकारी नहीं है। उसने कहा वो उनके पिता नहीं थे, उनके ससुर थे। मैंने कहा नहीं वो उनके पिता थे। उसने कहा वो उनके ससुर थे। मैंने कहा नहीं वो उनके पिता थे, क्योंकि जो बहू अपने ससुर के प्रति इतनी श्रद्धा रखती हो वो बहू नहीं बेटी बन जाती। गुरशरण छाबड़ा की इस बेटी के लिए ये बातें उठी कि कोई कहता वो चुनाव लड़ना चाहता है, कोई कहता वो इलेक्शन लड़ेंगे, कोई कहता वो राजनीति में आएंगी, कोई कहता वो राजनीति में नहीं आएंगी। मैं आज कहना चाहता हूं राजस्थान की पवित्र भूमि पर, मैं कहना चाहता हूं सरकार किसी की भी हो, सरकार हमारी हो या हमारे विरोधी दल के लोगों की हो, सरकार सरकार होती है और सरकार बहरी होती है। सरकार बहरी होती है। सरकार को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाने तब सरकार जागा करती है। और इस सरकार को यहां से मैसेज देना चाहता हूं और आप सबसे ये वादा लेना चाहता हूं। आप सब यहां हजारों की संख्या में हैं। अभी चुनाव आने में लगभग 1.5 साल बाकी है और तमाम पत्रकार साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बात को प्रमुखता से अपने अपने अखबारों में स्थान देने की कृपा करें, क्योंकि ये मेरे स्वार्थ की बात नहीं है, ये राजस्थान के भविष्य की बात है। मैं कहना चाहता हूं अभी 1.5 साल के आसपास का समय है। आप यहां हजारों की संख्या में आए, एक एक व्यक्ति, एक एक महिला अगर 10-10 लोगों के साथ आने का वादा करे तो अगला एक आंदोलन राजस्थान की राजधानी जयपुर में होना चाहिए। हाथ खड़े करके मुझे वादा करो कि आप अपने साथ 10-10 लोगों को जोड़ोगे और जयपुर की धरती पर यह शब्दनाद होगा कि या तो सरकार शराबबंदी कर दे वरना नामो निशान मिटा देगा। सरकार डरेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को डरना पड़ेगा। आपने रामायण की कथा सुनी होगी। समुद्र के किनारे भगवान राम कई दिन तक जब बैठे रहे, अनुनय विनय करते रहे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तब धनुष बाण उठाया। तुलसीदास
लिखते हैं कि विनय रमानत जलद जड़ गए कई दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए लगी। इसलिए मेरे दोस्तों, जनतंत्र में सारी शक्तियां आप में निहित हैं। मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, हो सकता है कोई भाजपा के साथ खड़ा हो सकता है कोई एक्स पार्टी के साथ खड़ा हो सकता है कोई वाई पार्टी के साथ खड़ा हो, लेकिन हम किसी भी दल के साथ खड़े रहे। हमारा संकल्प भारत की एकता, अखंडता, भारत का विकास होना चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए। यह जो मुद्दा है ये हमारे भविष्य से जुड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं, हर एक सरकार से पूछना चाहता हूं, भाई आप तो गांधी की तस्वीर लगाते हो, जिस विधायक के घर जाओ वो विधायक कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, तो गांधी की तस्वीर लगी होती है। आईएएस ऑफिसर के दफ्तर जाओ, गांधी की तस्वीर। आईपीएस ऑफिसर के जाओ, गांधी की तस्वीर। जज की अदालत में जाओ, गांधी की तस्वीर। किसी मिनिस्टर के कक्ष में जाओ, गांधी की तस्वीर। या तो ये महात्मा गांधी की तस्वीरें उतार दो, वरना महात्मा गांधी के संकल्पों को पूरा करने के लिए शराब बंद करें। यही हिपोक्रेसी नहीं चलेगी, ये झूठ और पाखंड नहीं चलेगा। और मैं तो कहना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री गांधीवादी हैं। अशोक गहलोत जी से इस मंच से कहना चाहता हूं, वो गांधीवादी हैं। जिस राज्य का मुख्यमंत्री गांधीवादी हो और भारत का प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की बात रोज करते हो, तो एक राजस्थान को नहीं, पूरे देश में शराबबंदी करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? आप शराब की बोतल पे, पौवे पे, आधा पे, सब पे लिखते हो कि सेहत के लिए हानिकारक है, ये जहर है, तो भाई इस जहर को परोस क्यों रहे हो? इस्कॉन मंदिर से पधारे हमारे पूज्यपाद ब्रजेंद्र नंदन दास जी ने जो बहुत बात कही, बहुत अच्छी है कि दुकानें खुली हो, हम अगर संकल्प ले रहे हमें नहीं पीना है तो नहीं पिएंगे, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि दुकानें क्यों खुली हो, इन्हें बंद होना चाहिए। क्यों खुली हो? जहर मार्केट में उपलब्ध है तो कोई खरीदेगा। इसलिए बिहार जैसा राज्य वो शराबबंदी की घोषणा करता है, उसका पालन करता है। कुछ विकृतियां आई, जब नए फैसले लेने होते हैं और सवाल उठता है कि पैसा कहां से आएगा। अरे भाई, ऐसे बहुत से काम हैं, ऐसे बहुत से धंधे हैं जिनसे बहुत पैसा आ सकता है। आप उन्हें बैन करते हैं, तो शराबबंदी को क्यों नहीं बैन किया जा सकता है? आपने स्नैक को बैन किया है, आपने चरस को बैन किया है, आपने हीरोइन को बैन किया है, आपने ऐसी बहुत सी दवाइयां जो इंसान के जीवन को खतरा है उनको बैन किया है, आपने ऐसी परंपराओं को बैन किया है, आपने ऐसे ट्रेडिशंस को बैन किया है। तो शराब को बैन करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? शराब से जितना धन आता है वो धन हो सकता है किसी और चीज से आ जाएगा, और हम धन की बर्बादी को स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन हम अपने आदमियों को, भाइयों को, बहनों को, बेटों को, बेटियों को खोने को तैयार नहीं। लेकिन संकल्प लेना पड़ेगा, और संकल्प अगर आप लेंगे तो पूजा भारती का यह आंदोलन सूरतगढ़, गंगानगर, एक दो जिले तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे राजस्थान को अपनी राह पे ले चलेगा। और जब एक तूफान मचेगा तो सरकार किसी की हो, नेता कोई हो, फिर उसे हमारी बात को सुनना पड़ेगा। इसलिए मेरे मित्रों, आज एक तरफ हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अमर शहीद कृष्ण सावड़ा जी को, उनकी दिव्य आत्मा के प्रति नमन करते हैं, लेकिन एक संकल्प लेते हैं, और वो संकल्प ये होगा कि जब तक राजस्थान शराब से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और मैं दूसरी बात और अंतिम बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि 1.5 वर्ष बाद चुनाव है। अगर आपने पूजा भारती का साथ दिया और ये आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप धारण किया, तो यकीन मानना आप सत्य के मार्ग में हैं और सत्य की विजय होना सुनिश्चित है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने सूत्र दिया है, सत्यमेव जयते, और सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। एक सवाल का जवाब देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा।
राजनीति पर जो बातें आई, चुनाव लड़ने की बात आई, भाई क्यों नहीं लड़ा जा सकता है चुनाव? मैं ये नहीं कहता कि पूजा भारती के मन में चुनाव लड़ने की इच्छा है, लेकिन अगर सरकारें नहीं सुनती हैं, सरकारें नहीं बदलती हैं, सरकारें अपना घिसा पिटा रवैया नहीं परिवर्तित करती हैं, तो फिर कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और माफ करना, महारानी की बेटी मुख्यमंत्री बन सकती है, महाराज घराने की पुत्रवधू मुख्यमंत्री बन सकती है, तो विधायक सांसद क्या है? एक शहीद की बेटी राजस्थान की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती क्या? बन सकती है। अगर हम राजनीति में पूजा बेटी को लाएंगे तो फिर पूरे राजस्थान में एक अंगड़ाई आएगी, और जब राजस्थान अंगड़ाई लेगा तो फिर जयपुर की सत्ता और सिंहासन हिल जाएंगे। मेरे दोस्तों, सूरतगढ़ के तमाम निवासियों, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने मेरा जो स्वागत किया, मुझे जिस श्रद्धा से यहां बुलाया, मेरे प्रति जो प्यार और स्नेह आपने प्रकट किया, प्रदर्शित किया, उसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर श्री कल्की धाम की भूमि से मैं आया हूं। श्री कल्की धाम में आपको आने का न्योता देकर जाना चाहता हूं। श्री कल्की धाम की भूमि वो भूमि है, पुराणों में लिखा है, श्रीमद् भागवत का उद्घोष है कि भगवान के 10 अवतार होना धरती पे सुनिश्चित है। 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार होना है। जो 10वां अवतार होगा वो श्री कल्की अवतार के रूप में जाना जाएगा, निष्कलंक कल्की अवतार के रूप में जाना जाएगा। श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंद में है, संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। संबल नामक स्थान पर भगवान का 10वां अवतार कल्की के रूप में अवतरित होगा। जहां भगवान आएगा उसी धरती पर कल्की धाम से मैं आपके बीच में आया हूं। आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, श्री कल्की धाम में आने का न्योता देता हूं। मैं इस वीरांगनाओं की धरती को नमन करते हुए, श्री कल्की धाम की भूमि पर आपको आमंत्रित करते हुए, अपनी वाणी को विराम देकर के अपना स्थान लूंगा। आपसे आज मैं जुदा हो जाऊंगा, लेकिन यकीन मानना, अगर दैहिक रूप से जुड़ा होगा तो थोड़ी देर बाद जुदा हो जाऊंगा, और अगर भावनात्मक और आत्मीय रूप से जुड़ा होगा तो कयामत तक आपके साथ रहूंगा। मैं आपकी इस कमेटी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इस तमाम कमेटी को, इस आयोजन समिति को धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूं, और कहना चाहता हूं पूजा भारती से कि राजनीति में आना है या नहीं आना है, विषय ये नहीं है, विषय है कि राजस्थान को सही रास्ते पर लाना है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये फैसला करने का अधिकार ना आपको है ना आपको होगा, ये फैसला करने का अधिकार उस परमपिता परमेश्वर को है। इसलिए उसके प्रति आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पूजा भारती का साथ दो, बाकी सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, और रतनलाल कालवेलिया जी, हरज्ञान सिंह जी, रमेश जी, चंद्र प्रकाश जी और हमारे भजन राम जी ने बड़ा साल गर्दित और जोशीला भाषण दिया। मैं चाहूंगा जोरदार सारे संत महापुरुषों के लिए हमारे बीच में हमारे संत शिरोमणि जो निर्मल जी महाराज हैं, एक बार जोरदार तालियां श्री चरणों में दे। हमारे साथ किसान आंदोलन जो हुआ दिल्ली में, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भूमिका निभाने वाले, जिनको रोज टेलीविजन पे आप देखा करते थे साल भर तक, पुष्पेंद्र सिंह जी आए हुए हैं, जोरदार तालियों से उसका स्वागत। हमारे साथ साजिद कुरैशी भी आए हैं, जोरदार तालियों से उसका अभिनंदन। पूजा अग्रवाल जी हमारी बच्ची आई हैं, उनको भी जोरदार तालियों से उसका भी स्वागत और आशीर्वाद। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे दोस्तों कि वक्त संघर्ष का है, वक्त संघर्ष का है, और संघर्ष से ही सत्ता के सिंहासन हिला करते हैं। इसलिए सोचिए कि अगर शराबबंदी हो जाएगी तो उससे मुझे क्या फायदा होगा, अगर शराबबंदी नहीं होगी तो उससे मुझे क्या नुकसान होगा, अगर शराबबंदी नहीं होगी तो उससे नुकसान आपके बच्चों का होगा, अगर शराबबंदी होगी तो उससे फायदा आपका और आपके परिवार का होगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से मैं आपसे निवेदन करके जाना चाहता हूं, और पूजा भारती से कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन को पूरे राज्य के अंदर बहुत बड़ी तादाद में किया जाए, हर जिले में किया जाए, हर तहसील में किया जाए, गांव-गांव से आवाज उठेगी। ये तमाम देवियां बैठी हैं,
लो और मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। मेरे दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं अल्फाजों के साथ जब आपसे मैं विदा ले रहा हूं, तो इस विश्वास के साथ आपसे विदा ले रहा हूं कि आप मेरी बात को सुनकर के गुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और फिर संकल्प लेंगे, और वो संकल्प इस राजस्थान की भविष्य की राजनीति को बदल देगा। जब आप इकट्ठे हो जाएंगे, और मैं वादा करता हूं कि जयपुर के अंदर जब इस विशाल रैली और विशाल आंदोलन का शंखनाद होगा, तो मैं उसमें जरूर आऊंगा। और मैं नहीं आऊंगा, इस देश के हजारों संत महात्मा आपका समर्थन करने आएंगे, और सरकार को मानना पड़ेगा, और फिर हम ऐलान करेंगे कि या तो शराबबंदी की घोषणा करो, और अगर नहीं करते हो तो आने वाले चुनाव में जो पार्टी शराबबंदी की घोषणा अपने घोषणा पत्र में करेगी, उसका हम समर्थन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन जज्बात और ख्यालात के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं कि जमाना कुछ भी कहे, जमाना कुछ भी कहे, उसका एहतराम न कर। जमाना कुछ भी कहे, उसका एहतराम न कर, और जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम न कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जोर से मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की जय हिंद।